हेलो एवरीवन। आज हम लोग 8 नवंबर यानी आज का इंडियन इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन सेक्शंस का एनालिसिस देखेंगे। आज काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे विच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस और बेसिकली सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स फॉर दैट मैटर, प्रीलिम्स या मेंस दोनों कह लीजिए। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटेटिव हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक न्यूज़ है जो दिन प्रतिदिन रिपीट हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, एक आर्टिकल है, एक इंटरव्यू है बेसिकली एक ऑथर का। उसके बाद यहाँ पे एक और आर्टिकल है COP30 के बारे में जो ब्राज़ील में होना है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो इंक्रीमेंटली। ठीक है, वी विल गो इंक्रीमेंटली। जैसे आज अगर कोई इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक पे तो हमने उस पर नोट्स बना लिए, कल को फिर वही टॉपिक पे एक आर्टिकल आएगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले से पता होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगा वो न्यू होगा। तो जो न्यू वाला इन्फॉर्मेशन होगा वी विल अपडेट इन आवर नोट्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये मेरा वीडियो है 5 नवंबर वाला, ठीक है, यूट्यूब पे। अब इसमें कमेंट सेक्शन में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये लिंक दे रखा है नोट्स का। सो इफ़ वी क्लिक ऑन दिस लिंक वी विल बी रीडायरेक्टेड टू टेलीग्राम। सो यहाँ पे 5 नंबर के नोट्स हैं। तो इस नोट्स को अगर मैं खोलता हूँ तो यू विल सी, हमने शायद लास्ट में वो आर्टिकल डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्लाइमेट डिस्कोर्स के ऊपर हमारा नोट्स है, मिटिगेशन से एडेप्टेशन। इसमें बिल गेट्स ने जो डूम्सडे आउटलुक के बारे में कहा था, फिर उन्होंने 3 आर्गूमेंट्स पेश किए थे। ठीक है, फिर उसका क्रिटिसिज्म था माइकल मैन के द्वारा, जो इसमें ग्लोबल टिपिंग पॉइंट्स का हमने एक आर्गूमेंट लिया था। फिर एक और आर्गूमेंट था कैथरीन हेगो का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इट इज़ नॉट अ सेपरेट बास्केट ऑफ प्रॉब्लम बट इट इज़ लाइक अ होल इन एवरी अदर बास्केट। सो ये सब चीज़ें जो भी हमारे आर्गूमेंट्स हैं, IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में था, हमारे मतलब मिटिगेशन कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, चाइना की केस स्टडी थी, इन्होंने कैसे हैंडल किया है एमिशंस टारगेट्स को। ठीक है, और इंडिया का क्या पोजीशन था हमारी इकोनॉमिक सर्वे 2024 में। सो ये आर्टिकल्स हैं हमारे पास 5 नवंबर को क्लाइमेट के। ये हमारे पास एक ऑलरेडी एक नोट्स है ऑन सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और आज मान लीजिए हमारे पास फिर से एक हम इस टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं। तो बाद में व्हेन यू विल रिवाइज ड्यूरिंग योर एग्जाम्स या फिर मंथ के एंड में या वीक के एंड में, जब भी आप रिविजन करते हो तो आपको क्या करना है कि ये जो टॉपिक सिमिलर है, इसलिए मैं हर टॉपिक के नोट्स जो है अलग अलग पेजेस से स्टार्ट करता हूँ। तो ये पेज आपको कुछ नहीं करना, इसको उस पेज के साथ ले लेना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो आई होप कि आप A4 साइज़ शीट में बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो तो ये नोट्स जो PDF नोट्स हैं मेरे, दीज आर इनफ। तो इन्हीं के एंड में आप सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ, उनके नोट्स एक साथ एक जगह पे कंपाइल कर लेना। जो आपको कुछ नहीं करना, बस पेजेस को एक साथ अलाइन करना है, एक साथ रख लेना है। एक टॉपिक के आपके पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी अगले वीक COP30 होने वाला है ब्राज़ील में, तो यू विल सी कि न्यूज़पेपर्स विल बी फ्लडेड विथ आर्टिकल्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। तो वी विल ओनली पिकअप जो इंक्रीमेंटल नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स में पहले से नहीं है, एंड वी विल अपडेट दोज इन आवर नोट्स। और आज से मान लो 2 महीने 3 महीने के बाद व्हेन वी विल कंपाइल ऑल दीज पेजेस टुगेदर, सो वी विल सी कि एक होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हमारा तैयार हो गया है ऑन द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट, ऑन द टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंट और फॉर एनी अदर टॉपिक फॉर दैट मैटर। ठीक है, आज हम लोग आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन था। तो देयर वर 5 आर्टिकल्स, एक्चुअली और भी आर्टिकल्स थे बट उसमें उतना डायरेक्ट यूटिलाइजेशन या रेलेवेंस नहीं था सिविल सर्विसेज के हिसाब से, तो मैंने उनको नहीं एक्सप्लेन किया। बट देयर आल्सो गुड आर्टिकल्स टू रीड। तो इफ़ यू वांट टू जस्ट लाइटली गो थ्रू द पेपर, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो, बट अदरवाइज जो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने कवर की हुई हैं इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पे फोकस है इसमें। ये अगर आपके ऊपर क्वेश्चन एडेप्टेशन के ऊपर आता है आपके एग्जाम में तो इट विल गिव यू मेनी पॉइंट्स। सेकेंड आर्टिकल इज़ ऑन प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, आपको पता है कि पुलिस ब्रुटैलिटी वगैरह से लोग काफ़ी डरते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 है विच प्रोटेक्ट सिटीजन्स इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक नॉर्मल इंसान को, एक कॉमन मैन को ये सब पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके राइट्स हैं अगेंस्ट पुलिस आर्बिट्रेरीनेस या स्टेट आर्बिट्रेरीनेस। कोई पुलिस वाले या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल
आपके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं इस तरह का, तो यू शुड नो योर राइट्स, है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं विच वी विल सी। थर्ड इज़ द AI मेनिया। अगेन AI के ऊपर हमने कल ही एक आर्टिकल दिखा था अबाउट AI रेस, है ना। तो 7th वाले नोट्स में AI रेस इन चाइना का पहला ही आर्टिकल है, जिसके ऊपर हमने एक 2-3 पेज का हमारा नोट्स है छोटा सा, ठीक है। हमने पावर सब्सिडीज़ जो चाइना दे रहा है, कैसे चाइना आगे है इस रेस में, है ना, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स हैं, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, फिर स्टैनफोर्ड्स AI इंडेक्स की रिपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ और जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, तो इन्हीं तीनों पेजेस के बाद हम ये जो बाकी पेजेस हैं, हाँ, ये 3 पेज उसमें उसके बाद लगा लेंगे। तो जब AI हम पढ़ेंगे तो दोनों नोट्स एक साथ पढ़ेंगे, है ना, तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएगा, ठीक है। सो जो थर्ड आर्टिकल है वो AI के ऊपर है। फोर्थ जो है दैट इज़ ऑन माओइस्ट इंसर्जेंसी। ये आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इट इज़ रिटन बाय एन IPS ऑफिसर, यू सी, रिटायर्ड पुलिस चीफ। बहुत से लोग आप में होंगे जिनको IPS जो है वो काफ़ी पसंद होगा। सो इट इज़ रिटन बाय एन IPS ऑफिसर, ही वाज द पुलिस चीफ ऑफ आई थिंक छत्तीसगढ़ और झारखंड। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है वो डिक्लाइन पे है, पर जो रीजंस हैं इनइक्वालिटी और लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, दे आर स्टिल परसिस्टिंग इन दोज रीजन्स, व्हाट वी कैन डू अबाउट देम, ठीक है। और लास्ट है स्टेट्स GST रेवेन्यू। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने बताया है रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है किस स्टेट से। तो वी विल हैव अ लुक एंड वी विल एनालाइज कि GST इंट्रोडक्शन के बाद क्या चेंज हुआ है स्टेट्स के रेवेन्यू में, ठीक है। So these are articles for today. So now let's move on to the first article. द फर्स्ट आर्टिकल, एक्चुअली इसमें 2 आर्टिकल्स थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दिस वाज COP30 विच यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देन देयर वाज अनदर आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ ड्रिवन बाय ह्यूमन नीड एंड ग्रीड। तो इसमें इन दोनों आर्टिकल्स में से जो बेस्ट पॉइंट्स मुझे लगे मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। सो अबाउट दिस COP30, तो इसमें मोस्टली एडेप्टेशन में बात की गई है। सबसे पहले इसमें ऑथर ने स्टार्ट किया है अबाउट 10 ईयर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है दैट वाज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट, ठीक है, 2015 में साइन हुआ था COP21 के टाइम। तो अभी तक 10 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं और कहाँ कहाँ गैप्स या चैलेंजेस रह गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जस्ट गिव मी वन सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिन्यूएबल्स हैं, ठीक है, उनमें इंक्रीज़ देखा गया है और फॉसिल फ्यूल्स के कंपेरेबल उनमें ग्रोथ दिखी है। बट इसमें चैलेंज क्या रह गया कि GHG एमिशन, तो भाई हमने फॉसिल फ्यूल से मूव अवे किया रिन्यूएबल्स पे, क्योंकि हम चाहते थे कि GHG एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन जो हैं वो कम हो, बट उसमें कोई स्लो डाउन नहीं दिखा गया है। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट्स ने पॉलिसीज़ लाई हैं जो कि कंटेन कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को विद इन 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहा जा रहा है कि फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स टिल 2100 CE, यानी 2100, यानी इस सेंचुरी के एंड तक जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले कितना इंक्रीज होगा ग्लोबल वार्मिंग, कितना इंक्रीज होगा ग्लोबल टेम्परेचर, तो वो 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने ले आया है। हमारे अभी करंट जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। जबकि पेरिस के पहले का जो जिस रेट पे एमिशंस हो रहे थे तो एस्टिमेट था कि 3.6 तक जाएगा। तो एटलीस्ट कुछ इसमें ग्रोथ देखने को मिला ड्यू टू दिस पॉलिसीज़। बट स्टिल ये जो 2.7 है ये बहुत ज़्यादा है। 1.5 का टारगेट है उससे बहुत ही ज़्यादा है। तो जो भी काम है वो इट इज़ नॉट इनफ। तीसरी चीज़ कि नेशंस जो हैं वो कंबाइंड वे में साथ आ रहे हैं, सब ने अपना अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान सबमिट किए हैं, है ना, स्पेशली आफ्टर ग्लोबल स्टॉक टेक। जो ग्लोबल स्टॉक टेक था इट हैपेंड इन 2023। ये बेसिकली एक एनालिसिस था कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद से हाउ मच प्रोग्रेस वी हैव अचीव्ड, ठीक है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक के बाद ऐसा लगा, पता चला कि ज़्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है। तो नेशंस ने मॉडिफाइड एक्शन प्लान्स सबमिट किए हैं कि ताकि ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स हों, ज़्यादा जल्दी टारगेट्स अचीव हो। बट फिर भी चैलेंज ये है कि ये एम्बिशंस भी इनफ नहीं है। ओके, वी आर फॉलिंग शॉर्ट इन आवर क्लाइमेट एक्शंस। तो गिवन दीज चैलेंजेस कि अब जो इमीडिएट प्रॉब्लम है हमारे पास ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स।
तो इनसे कैसे डील किया जाए, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से डील करना जो है आपको पता है एडेप्टेशन का पार्ट है, राइट। इट इज़ पार्ट ऑफ एडेप्टेशन। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी बात होती है तो दो चीज़ों की बात होती है, मिटिगेशन और एडेप्टेशन, जिसमें से कि मिटिगेशन जो है वो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मिटिगेशन इज़ अबाउट रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग या कंटेनिंग द टेम्परेचर राइज विद इन 1.5 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि एडेप्टेशन जो है इट टॉक्स अबाउट लिविंग टुगेदर, लाइक लिविंग अ लाइफस्टाइल विच इज़ रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं वो तो होंगे ही, तो उनके थ्रू उनको कैसे अडेप्ट किया जाए उनके लिए, एक वैसी ऐसी दुनिया के लिए जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होना ही होना है, वैसे उसके लिए कैसे अडेप्ट किया जाए। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठीक है। सो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का क्या मतलब है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स 2024 में देखे गए थे। इट वॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। फिर फ्लड्स, टाइफून, साइक्लोन्स और ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, इरेटिक होते जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि अरेबियन सी में साइक्लोन्स जो है दे आर ऑन द राइज। एग्जांपल बीपर जो आया था 2024 में, आई थिंक 2024 या 23 में आया था। सो ये जो है साइक्लोन्स और फ्लड जो है ये ज़्यादा एरेटिक होते जा रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इनका नेचर चेंज हो रहा है, इनकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तीसरी चीज़, फॉरेस्ट फायर्स काफ़ी देखने को मिली हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया में भी आया था 2024 में, काफ़ी घर जल गए थे, काफ़ी लॉस हुआ था। तो इसमें एक डेटा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का एक रिपोर्ट है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो 2025 का जो रिपोर्ट है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द गैप्स इन द एडेप्टेशन एफर्ट्स राइट नाउ। तो इसके हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए $310 बिलियन एनुअली, $310 बिलियन एनुअली, अभी से लेके 2035 तक, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। बट अभी जो है वो बहुत कम है, यानी कि जो $310 बिलियन है दैट इज़ 12 टाइम्स ऑफ करंट एलोकेशन, समझ रहे हो आप। तो बहुत ही हम लोग जो गैप है वो बहुत कम, बहुत ज़्यादा है। जो फाइनेंस, जितनी फाइनेंसिंग है, जितना फंड एलोकेशन चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बहुत ही उसके सामने बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट हो पा रहा है, ठीक है। तो वैसे क्यों हो रहा है ये एडेप्टेशन को लोग क्यों नहीं ये लैग क्यों कर रहा है एडेप्टेशन एफर्ट्स। तो सबसे पहले कि नो सिंगल ग्लोबल मेट्रिक, है ना। अनलाइक मिटिगेशन, जैसे मिटिगेशन की बात करके मिटिगेशन करना है तो इसका एक सिंगल ग्लोबल मेट्रिक है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रोक लो। एक सिंगल ग्लोबल मेट्रिक है, एक पैरामीटर है, हाँ इसको अचीव करना है भाई। बट एडेप्टेशन का कोई सिंगल मेट्रिक नहीं है। आपको एक्सट्रीम वेदर इवेंट से बचना है, आपको एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेन करना है, आपको जो क्लाइमेट से डिजीज़ेस हो रही हैं उसको कंट्रोल करना है। सो कोई सिंगल ग्लोबल मेट्रिक नहीं है। दूसरी चीज़ कि इसमें सब लोग इक्वली अफेक्टेड नहीं है। जैसे मिटिगेशन है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोब का तो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा इफेक्ट। पर जो अडेप्टेशन है उसका जो है सम पीपल आर मोर वल्नरेबल, है ना। जैसे कि जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें जो है सी लेवल राइज का असर ज़्यादा इमीडिएट होगा, है ना। और फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिकल नेशंस हैं वहाँ पे एक्सट्रीम हीट इवेंट्स का असर ज़्यादा होगा। और इवन एक सोसाइटी के अंदर भी जैसे जो बहुत रिच लोग हैं दे कैन एस्केप सम ऑफ दीज इम्प्लीकेशंस, बट जो गरीब लोग हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसके कंसर्न में आपको शायद पता होगा, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं सोशल एंगल ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि सोशल जो गरीब लोग हैं, तो पुअर पीपल एंड पुअर नेशंस, वो क्लाइमेट चेंज के मामले में भी दे आर मोर वल्नरेबल। इसके संदर्भ में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को फंडामेंटल राइट कहा था अंदर आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। इसी के अंदर राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये था। तो कोई गरीब आदमी है उसका भी अधिकार है कि भाई मुझे भी क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बचाया जाए। तो ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बचाए, ठीक है। सो दूसरा रीज़न ये हो गया कि ये इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ अनइक्वल, सम पीपल आर मोर वल्नरेबल, सम आर लेस। थर्ड इज़ कि जो फाइनेंसिंग है वो मिटिगेशन के मुकाबले अडेप्टेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2022 का डेटा है, ग्लोबल मिटिगेशन स्पेंडिंग जो है ना, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की स्पेंडिंग है वो $1.3 ट्रिलियन है। जबकि जो अडेप्टेशन स्पेंडिंग है इट इज़ ओनली $76 बिलियन, मतलब 20 गुना ज़्यादा है मिटिगेशन स्पेंडिंग कंपेयर टू अडेप्टेशन स्पेंडिंग। तो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं इन्हीं को हमें ठीक करना है। जैसे कि हमें कुछ आइडेंटिफाई करनी है मेट्रिक्स जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, है ना।
उसके बाद सोशल, ये जो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, है ना। जो क्लाइमेट जस्टिस की बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, नीड फॉर क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, विद इन नेशंस ऑल्सो और इंटरनेशनली ऑल्सो, है ना, क्लाइमेट जस्टिस की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ कि जो है हमें फोकस मिटिगेशन के साथ साथ अडेप्टेशन पे भी थोड़ा सा लाना पड़ेगा, है ना। लाइक यहाँ पे कहा गया है कि जो गैप है अकॉर्डिंग टू अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 ऑफ द यूएनईपी, जो गैप है वो, मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट है $310 बिलियन है एनुअली, तो इसके आसपास हमें मिलना चाहिए, है ना। तो COP30 जो है ब्राज़ील में होने वाला है अभी, इट शुड ट्राई टू अचीव दिस, है ना, COP30, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो पुलिस है दे मस्ट कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू अ पर्सन। कोई भी पर्सन को अरेस्ट करते वक्त पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि किस रीज़न से, किस बिना पर वो उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो तरीका है वो बताने का, दैट शुड बी इन राइटिंग, है ना, लिखित में उनको देना होगा, ताकि वो कल को एविडेंस, मतलब एक प्रूफ हो कि हाँ भाई कहा था, बताया था ग्राउंड्स। सेकंड, इन अ लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, तो जिसे अरेस्ट किया जा रहा है उसके लैंग्वेज में होना चाहिए तो कि वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। और तीसरा, विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, तो राइटिंग में होना चाहिए ताकि प्रूफ हो, लैंग्वेज विच द डिटेनी अंडरस्टैंड्स, है ना। और तीसरा कि रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होता है, रीजनेबल तो कुछ भी हो सकता है, तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, बट एनी केस जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है उससे 2 घंटा पहले तक उसको पता हो जाना चाहिए, राइट। सो एक अपर लिमिट लगा दिया है कि आपको पता है 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करना होता है किसी भी डिटेनी को, तो उससे 2 घंटे पहले दे शुड नो, इन द वर्स्ट केस, वैसे तो पहले ही बताना, एज सुन एज पॉसिबल उनको बताना चाहिए, ठीक है। तो और ये जो चीज़ है इट विल एक्सटेंड टू ऑल ऑफेंसेस, है ना, चाहे वो नॉर्मल लॉज हो या फिर स्ट्रिक्टर लॉज लाइक PMLA, UAPA, है ना, एटसेट्रा। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यस, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो ये स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो लेकिन इनमें भी उनको बताना ही पड़ेगा द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, एक बार आर्टिकल 22 देखते हैं, बिकॉज इज फंडामेंटल राइट्स विच इज़ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एनी एग्जाम। सो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन केस ऑफ डिटेंशन एंड अरेस्ट दिया हुआ है। तो ये राइट्स क्या क्या हैं, तो पहले इन केस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, जब किसी ने क्राइम पहले कर दिया है उसके बाद उसे अरेस्ट करने जाया जा रहा है, ठीक है, यह है प्यूनिटिव डिटेंशन। इस केस में क्या राइट्स हैं, टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना, एंड टू सी द वारंट। तो अगर किसी भी क्राइम के लिए पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो उसे ग्राउंड बताना पड़ेगा और उसे वारंट दिखाना होगा, अरेस्ट वारंट, है ना। सो यू हैव द राइट टू नो एंड राइट टू सी द वारंट। फिर है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, आपको बिल्कुल अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा विथ अ प्रोफेशनल। तीसरी चीज़, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स, ठीक है, ताकि आपको पुलिस लाइक इन्फानाइट टाइम तक अपने पास बांध के ना सके। हालांकि ये 24 आवर्स में ट्रैवल टाइम को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट है राइट टू साइलेंस, अगर आप चाहें, आप कोई बयान नहीं देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका लॉयर आपके पास ना आ जाए, ठीक है। हालांकि ये जो प्रोटेक्शंस हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू एनिमी एलियंस, है ना। एनिमी एलियंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सिटीजन्स, है ना। तो जो कंट्री जो है डिक्लेयर्ड एनिमी नेशन है लाइक पाकिस्तान, या किसी नेशन के अगेंस्ट इंडिया का वॉर चल रहा है उस टाइम पे, तो उस देश के सिटीजन को एनिमी एलियंस कहते हैं, तो उनको ये राइट नहीं है, दे कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी ऑफ दिस राइट्स, है ना। फिर और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी नहीं अलाउड है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, जब अभी कोई क्राइम किसी ने किया नहीं है बट पुलिस को अंदेशा है कि आप वो क्राइम करने वाले हो, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ नहीं है बट ऐसा डाउट है कि आप टेररिस्ट अटैक कर सकते हो जिससे काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो कुछ लॉज होते हैं प्रिवेंटिव लॉज, उनके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड होता है, तो वो उसके अगेंस्ट ये राइट्स एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ राइट्स उसमें भी एप्लीकेबल हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं, सबसे पहले बात की कैंट बी डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जैसे यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था उसे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने तक इसको खींचा जा सकता है, बट 3 महीने के बाद उसे पेश करना ही पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास। बट वहाँ भी एक कैच है, अनलेस
एक एडवाइजरी बोर्ड नाम का एक इंस्टीट्यूशन होगा जो कह दे कि नहीं 3 महीने के बाद भी उसे डिटेन करने की ज़रूरत है, तब फिर वो 3 महीने से आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अभी जो 3 महीने का जो नंबर है इसको पार्लियामेंट बढ़ा भी सकती है। कोई कल को लॉ ला दे कि ये 3 महीने नहीं 6 महीने होगा, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, उसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। तो ईजिली सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड होती है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें कुछ पर्सन्स होते हैं विच आर क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस। मतलब ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट जजेस हों, बट एटलीस्ट उनके पास उतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो हाई कोर्ट जजेस बन सके, सो दैट एक सीनियर ज्यूरिस्ट होगा जो ये जजमेंट देगा कि उसे 3 महीने से ज़्यादा रखना है कि नहीं रखना है ना। फिर दूसरी चीज़ है कि इसमें राइट है आपको टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बट अगर पुलिस ने चाहा कि ये आपको बताना, ये रीज़न आपको बताना जो है वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो आपको नहीं बताएगी। और ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये उस ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो कंसीडर उसके डिस्क्रिप्शन पे है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट आपको बताना जो है पब्लिक इंटरेस्ट का अगेंस्ट है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ऑफिसर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें राइट्स अलाउड हैं, बट देयर आर सम कैच, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा हुआ है, बट अदरवाइज जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसमें ये सब राइट्स बहुत ही क्लियरली आउटलाइंड है, ठीक है। अब अदर सेफगार्ड्स क्या हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रोहिबिटेड द पुलिस फ्रॉम टेकिंग इनटू कस्टडी ऑफ अ वुमन। तो वुमेन को आप कस्टडी में ले सकते हैं कब, आफ्टर सनसेट, तो शाम होने के बाद आप किसी वुमेन को कस्टडी में नहीं ले सकते, या फिर अगर आपके पास कोई भी फीमेल ऑफिसर नहीं है तो भी आप किसी वुमेन को कस्टडी में ले सकते हैं, टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, है ना, एंड टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। तो अभी जो सेफगार्ड्स हैं इनकी ज़रूरत क्या है ना। तो इसके ऊपर दो तीन पॉइंट्स हैं सिंपल। पहले तो स्टिग्मा ऑफ अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अरेस्ट जो है वो सिर्फ आप एक फ़िज़िकल डिटेंशन में ले जा रहे हैं, इसका मेंटल स्टिग्मा भी होता है। सोसाइटी में लोग, अगर मान लीजिए आपके घर पुलिस आती है, आपको उठा के ले आती है, तो आपके आस पड़ोस वाले सालों तक इस बारे में बात करेंगे, भले ही आप अगले ही दिन छूट के आ जाए और आपने कुछ किया भी ना हो, आपको बस पूछताछ के लिए ले जा रही है पुलिस, फिर भी आपकी एक डिग्निटी जो है वो आपके सराउंडिंग्स में उसको ठेस पहुँचती है। तो एक स्टिग्मा ऑफ अरेस्ट है। परिवार पे भी इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना। किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं या छोटे बच्चे हैं, सो दे गेट स्केर्ड, दे गेट कंसर्न, है ना। सो इसका एक स्टिग्मा होता है। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होते हैं कि भाई आपने कुछ भले ही ना किया हो, है ना, बट आपको अरेस्ट कर लिया गया, अब 2-3 दिन तक आप बंद हो जेल में, तो आप अपनी लाइवलीहुड नहीं कमा सकते, है ना, तो आपकी फैमिली को अफेक्ट होगा, इकोनॉमिक कंसिक्वेंस होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सेफ गार्ड्स हैं, दीज आर द बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, है ना। आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं ये, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम स्टेट आर्बिट्रारीनेस, कि स्टेट जो है वो मनमानी करे, उससे आपको बचाते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑन AI मेनिया, और इसमें क्या क्या इकोनॉमिक गैप्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इसके साथ। तो AI मेनिया क्या होता है, इसके बारे में कहा गया है कि अभी जो वर्ल्ड है वहाँ पे AI को लेके एक अलग ही तरह की रेस चल रही है। फॉर एग्जांपल, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है डेटा सेंटर्स में, वो 2024 में $400 बिलियन था, 2025 में वो $600 बिलियन हो गया। तो एक साल में $200 बिलियन का इंक्रीज़ है, ऑलमोस्ट 50%, 150% का इंक्रीज़ है। और ये इसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 3 to 4 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। So you can imagine कि how much investment is going into AI right now in data centers। फिर AI में फर्स्ट मूवर एडवांटेज बताया जाता है कि जो पहले अपने इकोनॉमी को AI से इंटीग्रेट कर लेगा उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इन प्रोडक्टिविटी, इन इकोनॉमिक आउटपुट, GDP, सब कुछ में, एक्सपोर्ट्स में। सो इसके कारण एक रेस लगी हुई है। जैसे US चाइना के बीच में आप देखते हैं टैरिफ वॉर्स हुए थे, है ना। US ने अपनी चिप्स को चाइना में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। चाइना ने US में जर्मेनियम और गैलियम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, ताकि इनकी AI इंडस्ट्री दूसरे से ज़्यादा ना ग्रो कर पाए। तो इस तरह का रेस लगा हुआ है। तीसरी चीज़ है कि स्टॉक मार्केट्स में आप देखोगे एक फ्रेंजी सी, मतलब एक आग सी, लहर सी चल रही है अभी AI की। अभी S&P जो है वो एक इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जहाँ पे टॉप कंपनीज होती हैं। उसमें जस्ट 30 AI रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, AI रिलेटेड 30 कंपनीज के स्टॉक्स जो हैं, वो पूरे S&P का 44% कंट्रोल करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि AI जो अभी एक न्यू चीज़ है, कुछ दिनों पहले आया है, और इन वर्ल्ड में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, है ना। बट AI से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो 44%, मतलब ऑलमोस्ट आधा इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि एक
कितना ज़्यादा ट्रेंड में, कितनी ज़्यादा एक लहर सी चल रही है एआई की अभी। बट ऑथर ये कहते हैं कि इसमें जो है कुछ कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कैविएट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला है इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस। जब आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी जो है वो वल्नरेबल होती है शॉक्स से, कि कल को कुछ भी गलत हुआ उस इंडस्ट्री के साथ तो आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ सकती है। फॉर एग्जांपल यूएस का जो ग्रोथ रेट है लास्ट क्वार्टर में वो 3.9% का ग्रोथ रेट है। एक डेवलप्ड नेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर आप उसमें से एआई इन्वेस्टमेंट हटा दें तो ये मात्र 1% है। तो रिमेनिंग 2.9% जो है वो सिर्फ एआई इन्वेस्टमेंट्स के कारण है। सो अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है कल को तो यू कैन सी हाउ वल्नरेबल द यूएस इकोनॉमी विल बिकम, है ना। सो ये ओवर डिपेंडेंस जो है ये ठीक नहीं है। वी शुड बी कॉशियस, या यूएस और एनी कंट्री फॉर दैट मैटर शुड बी कॉशियस अबाउट इट। सेकेंड है स्टैग्नेशन ऑफ लेबर मार्केट। तो एआई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है। आपको पता भी होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में एआई के कारण जॉब लॉसेस की बात हो रही है। हालांकि ये भी हो रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स में नए जॉब भी क्रिएट होंगे, बट मोस्टली जॉब फायरिंग्स काफ़ी होने लगी हैं अभी भी। तो जॉब लॉसेस का कंसर्न ज़्यादा है। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ है। उसके कारण क्या हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है ना। कुछ साल पहले मेंस में क्वेश्चन आया था कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ अंडर गोइंग जॉबलेस ग्रोथ। इसके बारे में कुछ क्रिटिकल एनालिसिस या ऐसा कुछ करना था। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि कैपिटल इंटेंसिव है एआई, इसके कारण जॉबलेस ग्रोथ होगी, यानी इकोनॉमिक आउटपुट तो बढ़ेगा पर जॉब जनरेट नहीं होंगे। फिर एक और क्वेश्चन था यूपीएससी मेंस में कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, है ना, इनके बीच में जो लेबर इंटेंसिव वाले हैं वो डिक्लाइन पे हैं, जैसे टेक्सटाइल वगैरह, जहाँ के कैपिटल इंटेंसिव यानी स्टील वगैरह दे आर ऑन द राइज। तो क्या रीज़न है एंड हाउ इट कैन बी अमेंडेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ लेबर इंटेंसिव टर्म मुझे याद है अच्छे से, क्वेश्चन में था, एक पीवाईक्यू था मेंस का। सो इन सारे कंटेक्स्ट में ये जो स्टैग्नेशन ऑफ लेबर मार्केट है जो एआई के कारण हो रहा है, दिस कैन बी यूज्ड, है ना। थर्ड पॉइंट इज़ अनसस्टेनेबल फिजिकल डिफिसिट्स। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इसके कारण लोन्स भी रेज किए जा रहे हैं, है ना, कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, और बहुत सारी सब्सिडीज़ दी जा रही है ना। तो फिजिकल डिफिसिट्स कैसे हो रहे हैं, लोन्स हो रहे हैं थ्रू बॉन्ड्स, है ना, फिर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं कंपनीज़ को ताकि वो प्रमोट करें एआई को, है ना। सो इसके कारण क्या हो रहा है कि फिजिकल डेफिसिट पे स्ट्रेन आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल G7 कंट्रीज़ का जो एवरेज पब्लिक डेट है वो जीडीपी का 125% हो चुका है, यानी ये सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक डेट मतलब सरकार का जो डेट है दैट इज़ 125% ऑफ जीडीपी, और जो कि 2030 तक 140% होने जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एआई इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड और एआई सब्सिडीज रिलेटेड एक्सपेंसिव बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इस कारण से क्या हो रहा है, बॉन्ड मार्केट जो है वर्ल्ड ओवर दे आर नर्वस। तो बॉन्ड मार्केट्स में क्या होता है कि कंपनीज या गवर्नमेंट्स वो लोन उठाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने सुना होगा सोवरेन बॉन्ड्स, है ना, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ये सब। तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोन उठाती हैं मार्केट से, पब्लिक से। तो क्योंकि फिजिकल डिफिसिट बहुत हाई जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट्स जो है वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं, डेट में है। तो उस कारण से जो बॉन्ड मार्केट्स में जो लेंडर्स हैं, जो पब्लिक है, दे आर वेरी नर्वस। तो इसको कहा गया है गैम्बल विथ फिजिकल फायर। तो ये काफ़ी एक कैची सा स्टेटमेंट है, यू कैन ड्रॉप दिस इन योर आंसर कि इट इज़ अ गैम्बल विथ फिजिकल फायर, ठीक है। और चौथा कंसर्न क्या है कि इट इज़ लीडिंग टू अ चाइना शॉक 2.0, ठीक है। तो चाइना शॉक 1.0 था हमारा कोविड, है ना, कोविड जो था दैट वाज चाइना शॉक 1.0। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि एक सेकंड शॉक आ रहा है कि एआई के कारण क्या हो रहा है कि चीप चाइनीज़ इंपोर्ट्स भरे हुए हैं मार्केट्स में, जैसे कि चिप्स हो गए या फिर सेमीकंडक्टर्स हो गए, उससे रिलेटेड बहुत सारे डेटा सेंटर्स या सर्वर्स हो गए, तो भरे हुए मार्केट्स में। तो क्या हो रहा है कि चाइना की तरफ जो है इकोनॉमी जो है वो फिर से चाइना के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है देशों की, ठीक है। तो ये सब कंसर्न्स है, इकोनॉमिक कंसर्न्स जो एआई मेनिया के कारण आ रहे हैं। इस पर एक केस स्टडी दी हुई है, ये केस स्टडी ड्रॉप करो अपने आंसर्स में तो आपको मार्क्स अच्छे मिलता है और इससे बेटर समझ में भी आएगा आपको कि ताइवान, ताइवान इज़ द लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। सो ये इट वॉज द एपी सेंटर ऑफ एआई बूम का जो है बिल्कुल फोकस था ये। ताइवान जो है वो यूएस को चिप्स, जीपीयूज़, सर्वर्स वगैरह एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और यूएस जो है वो बहुत ही, वहाँ का एआई इकोसिस्टम बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। सो ताइवान इज़ फ्यूलिंग दिस। तो ताइवान ऑब्वियसली बहुत ही इकोनॉमिकली एडवांस होना चाहिए। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इसके जो एक्सपोर्ट्स टू यूएस हैं वो 50% से बढ़ रहे हैं हर साल। इट्स अ वेरी बिग टर्म, हर साल ऑलमोस्ट 50% बढ़ जा रहा है। उस कारण से जो जीडीपी राइज है वो 7% से राइज कर रहा है, ठीक है। ताइवान इज़ ऑल्सो अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी।
तो और उसके लिए जीडीपी जो है 7% से ग्रो करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, है ना। हम लोग डेवलपिंग है तो हमारे लिए 7% इज़ नॉट दैट बिग, बट ताइवान के लिए 7% इज़ अ वेरी बिग नंबर। जैसे आपने देखा यूएस के लिए 3.9% वाज अ डिसेंट नंबर। स्टिल इतने अच्छी ग्रोथ के बावजूद, ये जो नंबर्स इतने इंप्रेसिव हैं, इसके बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि जॉब्स और कंजप्शन जो है उस पर कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। सितंबर में ताइवान की गवर्नमेंट ने एक फिजिकल पैकेज रोल आउट किया। फिजिकल पैकेज मतलब अपने सिटीजन्स को कुछ पैसे देना ताकि वो खर्च करें कंजप्शन बूस्ट करने के लिए। तो इतनी ख़राब हालत है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आउटपुट ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं, पर लोगों के पास ना जॉब है और ना पैसे हैं टू कंज्यूम द गुड्स वहाँ पे, है ना। और वो फिजिकल पैकेज जो था वो वहाँ के जीडीपी का 2% था। इट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। इतना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया कि ताकि लोग खर्च करें, कंजम्पशन बढ़े, जॉब्स क्रिएट हों। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एआई रिलेटेड बूम है इकोनॉमी में, एक अंदर से कहीं ना कहीं खोखला सा है, कहीं ना कहीं एक हॉलो स्पेस है ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस जॉब्स। एटलीस्ट अभी तो है ये, बाद में अगर जॉब बहुत सारे क्रिएट हो जाएँ तो वो देखा जाएगा, बट फिलहाल तो जॉब मार्केट पे शॉक है इसका, ठीक है। तो दीज वेर द ड्रॉबैक्स ऑफ एआई। तो कल को कोई क्वेश्चन आता है एआई और इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यू कैन यूज़ दिस पॉइंट दिस फैक्ट्स, और ये आपको बहुत ही अच्छा है, आपका एक आंसर बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट माओइस्ट इंसर्जेंसी, ठीक है। तो आपका जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है, उसमें एक डायरेक्टली लिखा हुआ टर्म डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज़म, और उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का भी इंस्टेंस दिया हुआ है, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर साल। एक क्वेश्चन तो आपका तय है, नक्सलिज्म कर लो, माओइस्ट इंसर्जेंसी कर लो, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कर लो, दे आर द सेम टर्म्स, और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर साल। तो इसके ऊपर एक देखते हैं आर्टिकल। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो एक्स पीएम मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि जो माओइस्ट इंसर्जेंसी है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है या नक्सलिज्म है, इट इज़ द ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट टू आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में जो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है वो है नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, ठीक है। नाउ ये जो ऑथर है हमारे, ही इज़ अ आईपीएस ऑफिसर, तो इन्होंने कहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इज़ डाइंग, तो वह बिल्कुल डिक्लाइन के स्टेज में है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो सबसे पहले कि जो सीपीआई माओइस्ट एक पार्टी है ना, जो मेन पार्टी है माओइस्ट इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म की, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, ठीक है। एंड दे बिलीव इन वायलेंट स्ट्रगल्स, ठीक है। ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, ये लोग स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए हुए। तो कह रहा है ये कहते हैं ऑथर कि विद इन पार्टी के अंदर ही काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब और आर्म स्ट्रगल कंटिन्यू करना इट्स नॉट फिजिबल, है ना, फिजिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग करेंगे आर्म स्ट्रगल, बट डिविजन्स आ चुके हैं पार्टीज़ में। मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट इट्स नॉट फिजिबल एनी मोर। और अभी देखिए टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, जो स्टेट है उसका सर्वेलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है। वी हैव ड्रोन्स, वी हैव एडवांस्ड प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, रोड्स, कम्युनिकेशन। सो इट्स नॉट फिजिबल, मोस्ट लोग कह रहे हैं, बट कुछ लोग अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं, बट इट्स डिक्लाइनिंग वेरी फास्ट। दूसरी चीज़ क्या है, देयर हैव बीन मास सरेंडर्स, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए हैं। जो लोग भी सरेंडर करते हैं उनको कुछ पैसा मिलता है, उनको जॉब्स मिलते हैं, है ना। सो मास सरेंडर्स के थ्रू गवर्नमेंट रिकनसाइल करना चाहती है, और इसे इफेक्ट भी दिख रहा है। फॉर एग्जांपल एज पर साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल, ठीक है, एक ये डेटा पोर्टल है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल। इसके हिसाब से 2025 में अभी तक ऑलमोस्ट 1800 माओइस्ट, 1787 माओइस्ट जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। दिस इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। थर्ड चीज़ है कि जो पॉलिट ब्यूरो है, पॉलिट ब्यूरो क्या होता है, ये नक्सलिस्ट कैडर्स का या सीपीआईएम कैडर का जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी में आते हैं। ये डिसीजंस लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द पार्टी फ्यूचर एंड रिगार्डिंग द ऑपरेशंस, रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स एंड ऑल। तो जो पॉलिट ब्यूरो एंड सेंट्रल कमेटी है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। फॉर एग्जांपल आपको एक एम वेणुगोपाल राव है ना, ही वॉज ए पॉलिट ब्यूरो एंड सेंट्रल कमेटी मेंबर, बहुत ही सीनियर माओइस्ट, नक्सलाइट जो भी कह लो। इन्होंने 60 लोगों के साथ अलॉन्ग विद 60 कैडर्स सरेंडर्ड इन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर। गढ़चिरौली आपको महाराष्ट्र में, एंड इट इज़ अ नक्सलिज्म हब, इट हैज़ बीन एन नक्सलिज्म हब फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। तो वहाँ पे जो इतने सीनियर पॉलिट ब्यूरो मेंबर ही हैज़ सरेंडर्ड। तो इससे पता चला कि जो सीनियर कैडर्स है पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी वो भी डिक्लाइन में है। तो जब किसी भी मूवमेंट का जो कोर है, जो सीनियर
लीडर्स हैं जब वो उसमें बिलीव करना बंद कर देते हैं तो दैट मूवमेंट कैन हार्डली सर्वाइव, है ना। नेक्स्ट चीज़ इज पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है। तो नक्सलिज्म या माओइस्ट इंसर्जेंसी का जो मेन वायलेंट स्ट्रगल है वो उनका एक गुरिल्ला आर्मी है जिसको वो लोग पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहते हैं। तो ये भी अब काफ़ी ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा के हिसाब से मात्र 11 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं विच आर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड, यानी नक्सलिज्म से अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इट इज़ डाइंग, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज डाइंग। बट देन ही सेज, हाँ पहले तो इसके रीजंस क्या हैं। तो होलिस्टिक पॉलिसी ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। होलिस्टिक पॉलिसी मतलब क्या कि एक तरफ से सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग करनी है, दूसरी तरफ से डेवलपमेंट भी करना है उस रीजन का। सो यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब हम लोग देखें तो दोनों है, वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। तो इंफ्रा नहीं होने के कारण क्या होता है कि गुरिल्ला आर्मी का मूवमेंट फास्ट होता है, और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो लोग हैं उनको वो लोग हायर करते हैं, उनको आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश कर देते हैं, और लोगों का भरोसा स्टेट पे नहीं रहता क्योंकि एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज कुछ मिलती नहीं है, तो आसान होता है उनको इंड्यूस करना, रिक्रूट करना, है ना। बट अगर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो रोड्स कम्युनिकेशन मीन्स बढ़ने के कारण क्या होगा कि उनकी आर्मी को मुश्किल होगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प मिलेगा। दूसरी चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि हेल्थ एजुकेशन ये सब बढ़ने से लोगों का भरोसा होगा स्टेट पे, वो इंक्रीज़ होगा, उससे ये भी घटेगा। तो जो रीज़न है मतलब इस इंसर्जेंसी का, वो रीज़न ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सारंडा डेवलपमेंट प्लान था झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे, बहुत लोगों ने सरेंडर किया और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो नक्सलिज्म से लिबरेट हुए थे, ठीक है। तो होलिस्टिक पॉलिसी है गवर्नमेंट का जिसमें सिक्योरिटी भी है और डेवलपमेंट भी है, दोनों के ऊपर ध्यान दिया गया है एक साथ। थर्ड इज़ द पोटेंशियल ऑफ पुलिस एंड CRPF। नीडलेस टू से काफ़ी लोगों ने लड़ते हुए सेक्रीफाइस किया है और देयर ब्रेवरी हैज़ ब्रॉट इन सम गुड रिजल्ट्स ऑल्सो। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके आइडियोलॉजी में इनहेरेंट डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो चारू मजूमदार थे, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ द पार्टी, ही वॉज यू कैन से ही वॉज द फादर ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। इनका कहना था कि चाइनाज चेयरमैन इज़ आवर चेयरमैन, चाइनाज पाथ इज़ आवर पाथ। दैट्स वाई इनके पार्टी को माओइस्ट कहा जाता है क्योंकि माओ ज़ेडोंग वॉज चाइनाज लीडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो जो चाइना का चेयरमैन है या चाइना का पाथ है, अधिकतर जो यहाँ पे ग्राउंड पे लोग हैं दे डोंट नो, वो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, है ना। तो एक ग्रास रूट लेवल पे जब आप मूवमेंट करते हो तो आपके रीजंस भी वहाँ की ज़मीन से, वहाँ के लोगों से जुड़े होने चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट डिक्लेयर समवन एल्स लाइक चाइना का चेयरमैन जो है वो हमारा लीडर है ऐसा करके। सो ये इनहेरेंट डिमेरिट्स हैं इनकी आइडियोलॉजी में, इसलिए डिक्लाइन तो होना ही था, कहने का मतलब ये है। तो रीजंस ऑफ डिक्लाइन ये है, बट हालांकि ये डिक्लाइन हुआ तो है, पर फिर भी जो आइडियोलॉजिकल अंडर करेंट्स हैं, मतलब जो इनजस्टिस है ना, और इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ये जो चीज़ें ये अभी भी रह गई हैं, ठीक है। इसको कैसे शो कर सकते हैं, सबसे पहले तो अनइवन प्रोग्रेस हुआ है कि आपको G20 कंट्रीज़ के अंदर देखो तो इंडिया जो है वो पर कैपिटा GDP और PPT टर्म्स यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में लोवेस्ट है इसका रैंक। जितने भी G20 कंट्रीज में हमारे रैंक सबसे ख़राब है पर कैपिटा GDP पे और PPP टर्म्स में, ठीक है। दूसरी चीज़ जीनी कोफिशिएंट, आपको पता है जीनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है, इट मेजर्स इनइक्वालिटी। तो जीनी कोफिशिएंट अभी पिछले 2 डेकेड में 20 साल में कोई खास ऐसा चेंज नहीं आया, इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तीसरी चीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यानी कि हेल्थ एजुकेशन ये सब भी बहुत ज़्यादा लैक करता है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। फॉर एग्जांपल गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे हाउस होल्ड सर्वे 5 अभी रिसेंटली हुआ था, इसके हिसाब से वहाँ पे 1/3 चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड और वेस्टेड, यानी कि जो बच्चे हैं 5 साल के कम के 1/3 यानी 33%, वो या तो दे आर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही अपने एज के हिसाब से, या फिर उनका वेट नहीं बढ़ रहा अपने हाइट के हिसाब से, मतलब दे आर अंडर नरिश्ड, है ना। ये सब क्या प्रॉब्लम्स है, दीज आर अंडर नरिशमेंट प्रॉब्लम्स या फिर माल नरिशमेंट, मतलब अच्छा से उनको पोषण नहीं मिल रहा बच्चों को। दूसरी चीज़ कि 60% ऑफ वुमेन 60% वुमेन जो हैं रिप्रोडक्टिव एज में दे आर अनेमिक, है ना। तो अनीमिया इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन ट्राइबल बेल्ट ऑफ आवर कंट्री और स्पेशली इन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी सुविधा उतनी नहीं है और फूड में भी आयरन के सोर्सेज कम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बुरा है वहाँ का।
और एक और रीज़न है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था वो ट्राइबल्स को लैंड राइट्स और कम्युनिटी राइट्स देने के लिए बनाया गया था। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, काफ़ी लेज़ी हुआ। जो अथॉरिटीज़ हैं वो राइट्स ट्राइबल्स को देते नहीं हैं, तो दे स्टिल रिमेन मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो इसमें लैंड राइट्स है और इसमें कम्युनिटी राइट्स है ना, जैसे फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, ग्रीजिंग करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है ठीक से। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल स्पार्क थी, ठीक है, वो जब तक हम लोग वो मतलब इट विल कंटिन्यू टू फ्लिकर बनी द सर्फेस, वो अंदर ही अंदर जलती रहेगी जब तक हम लोग ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच का जो है ब्रिज नहीं कर लेते गैप। ठीक है, सो इट विल बी अ फाइन कंक्लूजन। और यहाँ पे बाकी पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो ऑल्दो इट इज़ डिक्लाइनिंग विद सो एंड सो रीजन्स, बट स्टिल जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट अस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये इट इज़ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे। इसमें हम लोग देख रहे थे स्टेट्स का जीएसटी रेवेन्यू। ठीक है, तो आपको पता है 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो डायरेक्टली पे नहीं होता। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली उसके साथ ही हम लोग टैक्स भी पे कर देते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। सो इसमें इसमें मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि जीएसटी के थ्रू कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम किए गए थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है कि क्या क्या टैक्सेस है वो हट गए, जीएसटी के अंदर आ गए। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपको म्यूनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे लगता था। वैट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको मिलता होगा, आजकल भी कुछ लोग लगाते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट। आप मना कर सकते हैं ये पे करने से कहीं पे भी। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम हो गई थी। तो अभी रिसेंटली एक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च करके इंडिपेंडेंट एजेंसी है, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, इन्होंने एक एनालिसिस किया है। तो इनका जो डेटा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग मेंस एग्जाम में डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इनका ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिंस इट्स इंट्रोडक्शन एग्रीगेट रेवेन्यू फ्रॉम सब्ज्यूम टैक्सेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स डिक्लाइंड, है ना। तो जो एग्रीगेट रेवेन्यू है फ्रॉम सब्ज्यूम टैक्सेस, यानी जो टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं जीएसटी में, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए, उनमें डिक्लाइन देखा गया है। यानी पहले जो टैक्स थे उनमें रेवेन्यू ज़्यादा आता था, एग्रीगेट रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, और जीएसटी आने के बाद वो कम हो गया। फॉर एग्जांपल 2015-16 यानी प्री जीएसटी में वो जो एग्रीगेट रेवेन्यू था टैक्सेस से वो 6.5% ऑफ जीडीपी था, जबकि बाद में यानी 23-24 में इट वॉज 5.5% ऑफ जीडीपी। तो ये 1% इट्स अ वेरी बिग अमाउंट व्हेन यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ पूरे देश का जीडीपी। तो ये बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है ना एग्रीगेट रेवेन्यू में। दूसरी चीज़ स्टेट्स का देखा जाए तो स्टेट्स का जो एवरेज था 2011-12 से लेकर 2015-16 यानी जो 5 साल थे, 4 साल, इसमें ऑन एन एवरेज 2.8% ऑफ जीडीपी जो है वो उन टैक्सेस से आता था जो कि बाद में सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में, यानी वैट, एक्साइज ड्यूटी, इन सब के थ्रू 2.8% ऑफ जीडीपी अपना स्टेट जीडीपी का वो लोग कलेक्ट कर लेते थे। जीएसटी के बाद जो 7 साल अभी तक हुए हैं उनमें जो एवरेज है वो मात्र 2.6% ऑफ जीडीपी है। तो आपको दिख रहा है कि ये डिक्लाइन है ना। इट इज़ अ ड्रॉप इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन स्टेट्स। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दिख रहा है कि जो एग्रीगेट रेवेन्यू है सेंट्रल और स्टेट का वो डिक्लाइन हो गया है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। फिर जो स्टेट्स का एवरेज है वो भी डिक्लाइन हो गया है। और तीसरा है कि ये जो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ स्टेट्स का बढ़ा है कलेक्शन, कुछ स्टेट्स का घटा है। फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, इनमें कलेक्शंस बढ़े हैं, है ना, देयर बीन इंक्रीज इन कलेक्शन। जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे बिगेस्ट ड्रॉप आया है एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं विच यू कैन ड्रॉप इन योर आंसर्स रिलेटेड टू स्टेट जीएसटी, है ना, कि कैसे रेवेन्यू घट गया है कहीं पे और कहीं पे बढ़ गया है, तो नॉन यूनिफॉर्म इफेक्ट्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। अगर आपको कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। और इसके अलावा और भी कोई और टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू दैट। थैंक यू।